मैं आलोक कनौजिया आदर्श एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट गीतानगर कानपुर से आपकी सेवा में पुनः तत्पर। आज हम पुनः बात करेंगे बायोलॉजी के अगले नए भाग पर, जो कि जंतु विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जंतु विज्ञान का यह भाग वर्गीकरण से जुड़ा है और वर्गीकरण में 10 संघों का वर्णन भारत भारती और यूपी कैडेट के सिलेबस के अनुसार हम लोग आज एक साथ 10 संघों का वर्णन करेंगे। इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से कोई भी जंतु उत्पन्न होगा तो उसको किसी न किसी संघ में स्थान दिया जाता है और इस प्रकार जंतुओं का वर्गीकरण होगा, जिसमें स्टोरर और यूशिंजर ने 31 संघों का वर्णन किया, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ बड़े 10 संघ हैं जिनका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। एक साथ 10 संघों का वर्णन किया जाएगा। बाद में जानकारी के लिए पुनः बता दें कि हर संघ को अलग अलग वीडियो उसका उपलब्ध होगा। संघ प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा तक के जंतुओं का वर्णन आज होगा। वर्गीकरण की प्रक्रिया में शुरुआत स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जन्मदाता माना जाता है। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी। इस वर्गीकरण की प्रक्रिया में सबसे बड़ी इकाई जगत होती है और सबसे छोटी इकाई जाति होती है। वर्गीकरण के इस भाग में संघों के वर्णन में पहला संघ प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा है। पोरीफेरा के बाद सीलंट्रेटा। सीलंट्रेटा के बाद में प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज के बाद एनिलिडा। एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद कार्डेटा का नंबर आता है। हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोटोजोआ से। जैसे कि बोर्ड पर ये 4 10 संघों का एक साथ बनाया गया। हर संघ का कम से कम 6 लक्षण यहाँ पर उपलब्ध है। संघ का नाम है पहले कालम में, इसके बाद खोज करता है, जिसके बाद में श्वसन है, उसके बाद उत्सर्जन है, जिसके बाद में लार्वा है, इसके बाद में देह गुहा है। हम लोग इन संघों को तैयार करते समय अपना पेपर और कॉपी पर अब पेन से आसानी से इसमें जो भी कुछ लिखा है इसको प्रैक्टिस करेंगे, रबर 2-3 बार बनाएंगे तो ये 10 के 10 संघों के ये लक्षण तैयार हो जाते हैं। 10 संघों को सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सीलंट्रेटा, चौथा प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके बाद एस्केहेल्मिन्थीज, जिसके बाद एनिलिडा, इसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, जिसके पश्चात इकाइनोडर्मेटा और अंत में कार्डेटा लिखा गया है। सबसे पहले खोजकर्ता, तो प्रोटोजोआ के खोजकर्ता गोल्डफस, पोरीफेरा के खोजकर्ता रॉबर्ट ग्रांट, सीलंट्रेटा के खोजकर्ता ल्यूकार्ट, प्लेटीहेल्मिन्थीज के खोजकर्ता गेगनबार्ग, एस्केहेल्मिन्थीज के खोजकर्ता ग्रोवेन, एनिलिडा के खोजकर्ता लैमार्क, आर्थ्रोपोडा के खोजकर्ता वान सीवाल्ड, मोलस्का के खोजकर्ता जॉनस्टन, इकाइनोडर्मेटा के खोजकर्ता जैकब क्लीव और कार्डेटा के खोजकर्ता वेलफोर हैं। इस प्रकार हम पहला कॉलम याद करेंगे, एक कॉलम ही याद करेंगे कॉपी पर लिखकर रब पर, और ये आसानी से तैयार हो जाएंगे। दूसरा कॉलम है श्वसन का, किस संघ के जंतुओं में, इन 10 संघ के जंतुओं में कैसा श्वसन होगा। तो प्रोटोजोआ में श्वसन होता है प्लाज्मा लेमा या महीन पेनिकल द्वारा। पोरीफेरा में श्वसन होगा शरीर की सामान्य सतह द्वारा, जबकि सीलंट्रेटा में श्वसन होगा शरीर की सामान्य सतह द्वारा। प्लेटीहेल्मिन्थीज में दिया है श्वसन अनाक्षी होता है, एस्केहेल्मिन्थीज में श्वसन अनाक्षी होगा, जबकि एनिलिडा में श्वसन हम सभी लोग जानते हैं नम त्वचा द्वारा संपन्न होता है। इसके बाद में आर्थ्रोपोडा में श्वसन ट्रैकिया द्वारा, जिसके बाद मोलस्का में श्वसन
पुष्ट फेफड़े द्वारा। इसके बाद में इकाइनोडर्मेटा में श्वसन विशिष्ट नालपाद द्वारा तथा कार्डेटा में श्वसन। ये याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन स्तनधारी जंतुओं में हम लोग आते हैं ये संघ कार्डेटा है और इसमें श्वसन फेफड़े द्वारा। इसके बाद में श्वसन के बाद अगला चरण है उत्सर्जन का। तो प्रोटोजोआ में उत्सर्जन जो होगा वो लिखा है प्लाज्मा लेमा व महीन पेनिकल द्वारा। पॉलीफेरा में श्वसन होगा, उत्सर्जन है शरीर की सामान्य सतह द्वारा। इसके बाद सीलन टेटा में श्वसन होता है शरीर की सामान्य सतह द्वारा ही। इसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा यहाँ से, कि जो प्लेटी हेलमंथीज है तो प्लेटी हेलमंथीज में श्वसन होगा ज्वाला कोशिका या शिखा कोशिका द्वारा। इसके बाद इसके हेलमंथीज है जिसमें स्कैरिस आता है और इसमें श्वसन होता है। इसमें उत्सर्जन जो हम लोग उत्सर्जन के कालम में है और उत्सर्जन होगा रैनेट कोशिका द्वारा। इसके बाद में आता है एनिलिडा जिसमें कि उत्सर्जन है नेफ्रिडिया द्वारा। इसके बाद में है आर्थ्रोपोडा, इसमें उत्सर्जन है मैक्रोलिडिया नलिका द्वारा। जिसके बाद में मोलस्का में उत्सर्जन है मेटानेफ्रिडिया द्वारा। और इसके बाद में इकाइनोडर्मेटा जिसमें तारा मछली या स्टारफिश आती है और इसमें उत्सर्जन है अमीबोसाइट कोशिका द्वारा। इसके बाद हम सभी लोग जानते हैं संघ कार्डेटा में उत्सर्जन होगा वृक्क द्वारा। अब हम लोग अगले कॉलम में बढ़ते हैं और ये कॉलम है लार्वा का। लार्वा में हम लोग देखेंगे तो संघ प्रोटोजोआ में किसी भी प्रकार की लार्वा की अवस्था नहीं पाई जाती, इसीलिए प्रोटोजोआ में लार्वा जो है अनुपस्थित है। इसके बाद आता है संघ पोरीफेरा और पोरीफेरा में लार्वा है पेरेंटाइमुला। इसके बाद में आता है सीलन ट्रेटा और सीलन ट्रेटा के लार्वा का नाम है किफाइरा। जिसके बाद में आता है, इसके बाद आएगा प्लेटी हेलमंथीज जिसमें है सिस्टी सर्कस व सर्केरिया। इसके बाद में आता है एसके हेलमंथीजा जिसमें स्कैरिस है और इसके लार्वा का नाम है रेहबिलिटी फार्म। इसके बाद में आता है एनिलिडा। एनिलिडा के कुछ जंतुओं में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, लेकिन एनिलिडा का प्रतिनिधित्व जंतु जिसका प्रमुख जंतु केचुआ है इसमें लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। इसके बाद में आर्थ्रोपोडा में कोई एक लार्वा अवस्था नहीं है। यहाँ पर कीटों की 4 अलग अलग प्रकार की लार्वा अवस्था को दर्शाया गया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशम कीट का लार्वा है इल्ली या कैटरपिलर। जिसके बाद मधुमक्खी लिखा है और मधुमक्खी का लार्वा है ग्रब। जिसके बाद घरेलू मक्खी लिखा है और घरेलू मक्खी का लार्वा होता है मैगट। और इसके बाद मच्छर लिखा है और इस मच्छर का लार्वा होता है रिंगलर। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, अब देखते हैं कि मोलस्का में लार्वा अवस्था ट्रोकोफोर है। इसके बाद वैसे हम लोगों के सिलेबस में मुख्य रूप से अगर संघ के लिए पूछेगा तो मोलस्का के संघ में ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था को ही ऑप्शन में टिक करते हैं। ना तो घोंघा में बैलिंजर और कई तरीके के अन्य भी लार्वा पाए जाते हैं, लेकिन वो उच्च स्तर के जो है सिलेबस में रखे गए हैं। इसके बाद में आता है इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश आती है। वैसे इसमें 4 लार्वा अवस्था है, लेकिन यहाँ पर 2 ही लार्वा अवस्था इंपॉर्टेंट वाली लिखी गई है, जिनमें पहला आता है बाइपिनेरिया, दूसरा आता है आरिकुलेरिया। जानकारी के लिए बताएं ब्रैंकोलेरिया और डोलोलेरिया भी 2 और है अवस्थाएं, लेकिन वो नहीं पूछी जाती हैं। और लास्ट में आता है लार्वा अवस्था पूछा है। इसके बाद में लार्वा अवस्था पूछी है संघ कार्डेटा की, और कार्डेटा में लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा अवस्था जो होगी वो है, इसकी लार्वा अवस्था अलग अलग जंतुओं में कई दी है, जिनमें कि हम लोग पहले एक लिख लेते हैं मेढक में, और मेढक की लार्वा अवस्था थी टैडपोल। सभी लोग जानते बहुत इंपॉर्टेंट है टैडपोल। एक और आता है जिसका नाम है बेलेनोग्लासस। इसको कशेरुकी या कशेरुकी के मध्य की संयोजक करीब कहा जाता है, यानी बेलेनोग्लासस इज द कनेक्टेड लिंक बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड द इनवर्टिब्रेट्स। और इसका नाम है बेलेनोग्लासस। और बेलेनोग्लासस जो है ग्लासस, इसका लार्वा है टॉर्नेरिया। इसके लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया। इससे कार्डेटा में एक और आता है जिसका नाम है सेलामेंडर, और उसका होता है एम्फाइस्टीमा या एक्सोलोटल लार्वा, और उसको अभी यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे।
इसके बाद में हम लोग जो है देह गुहा पे आते हैं। किसी भी जंतु की देह गुहा होती क्या है? ये बॉडी कैविटी है। देह गुहा का मतलब है कि शरीर के अंदर का वह स्थान जिसके अंदर शरीर के कोशिकांग रहेंगे, उन स्थानों को ही बॉडी कैविटी कहते हैं, देह गुहा। जैसे गुफा रहने के लिए होती है, वैसे यहाँ पर गुहा शब्द प्रयोग हुआ है। बॉडी कैविटी, बॉडी माने शरीर, केव माने गुहा होती है, उसी गुफा से ये कैविटी गुहा बनी है। अब यहाँ पर अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो ऐसे समझ ले कि यदि किसी का पोस्टमार्टम करे और इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको फाड़ दिया जाए और उसकी आंतें, उसके लीवर सब कुछ बाहर निकाल दिया जाए और उसके बाद उसमें भूसा भर दिया जाए, इसका मतलब कि यहाँ पर इस सीलोमिक जो है देह गुहा में वो खाली स्थान था जिसमें बाद में शरीर के अंगों का निर्माण हुआ होगा, और इसी स्थान को बॉडी कैविटी कहते हैं, यानी देह गुहा कहते हैं। अब ये देह गुहा जो शंख प्रोटोजोआ है उसमें अनुपस्थित है। शंख पोरीफेरा की देह गुहा बहुत पूछी जाती है, जिसका नाम है स्पंजोसील। इसके बाद में है देह गुहा सीलेंट्रेटा की। इस सीलेंट्रेटा की देह गुहा का नाम है सीलेंट्रॉन। जिसके बाद आता है प्लेटीहेल्मंथेज। प्लेटीहेल्मंथेज में फीताक्रम और यकृत फ्लूक आते हैं और इनकी देह गुहा है एसिलोमिक, जबकि इसके हेल्मंथेज की देह गुहा है स्यूडोसिलोमिक। स्यूडोसिलोमिक देह गुहा इसको इसलिए कहते हैं, स्यूडो माने झूठा या आभासी होता है, आभासी प्रकार की सिलोमिक देह गुहा पाई जाती है, क्योंकि इस तरीके की देह गुहा का निर्माण जो है भ्रूण विकास के समय ब्लास्टोसिस की अवस्था में होता है, और ये ब्लास्टोपोर का भाग होता है जिससे इसका निर्माण है, और इसलिए इसको स्यूडोसिलोमिक देह गुहा कहते हैं। जिसके बाद में आता है एनिलिडा। एनिलिडा की मुख्य देह गुहा वैसे सीलोम है, लेकिन यहाँ पर जो साइजोसिलोमिक लिखा है ये केचुए की देह गुहा लिखी है, और इसी प्रकार जोंक में साइजोसिलोमिक नहीं होकर जोंक की जो गुहा देह गुहा है वो हीमोसिलोमिक है। इसके बाद में आता है आर्थ्रोपोडा की देह गुहा हीमोसिलोमिक। इसमें मोलस्का की देह गुहा भी हीमोसिलोमिक, लेकिन इकाइनोडर्मेटा की देह गुहा एंट्रेसेट, और जिसके बाद में लास्ट में आता है कार्डेटा, और इसकी देह गुहा है सीलोमिक। और कार्डेटा में आते हैं 5 प्रमुख जंतु। कार्डेटा के 5 प्रमुख जंतु ध्यान रखने होंगे। पहला मछली, दूसरा उभयचर जिसमें मेढक, तीसरा सरीसृप जिसमें सांप है, जिसमें कछुआ है, जिसमें मगरमच्छ है, जिसमें घड़ियाल है, जिसमें डायनासोर है, जिसमें छिपकलियां हैं। अब चौथा रखेंगे इसमें पक्षी को, और 5वां कार्डेटा में आता है स्तनधारी जिसमें हम लोग आते हैं। इसके बाद में हम सभी को पता है कि हर लड़के को, हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को, हर संघों के कम से कम 2-2 उदाहरण, 4-4 उदाहरण जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि उदाहरण ये होता है कि उन्होंने पूछ दिया पेपर में आया कि चलो बताएं निम्न में से जो है यह जंतु किस जो है संघ में पाया जाता है। अगर जंतु का संघ, अगर जंतु के उदाहरण हर संघ के नहीं पता होंगे तो कैसे हम उसको उसमें अंतर कर पाएंगे। और इसीलिए पहला संघ आता है जिसका है प्रोटोजोआ, जिसके उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम और जुगलीना। दूसरा उदाहरण थोड़े से कठिन है, जिनमें आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में आता है शाइकॉन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेरा और जैसे ल्यूकोशोलोनिया आते हैं। सीलोट्रेटा में बहुत सारे जंतु आते हैं, लेकिन 2-3 जंतु जो प्रमुख है वो सीलोट्रेटा के, जिसमें आता है हाइड्रा, जेलीफिश। इसके बाद में आते हैं हम लोग प्लेटीहेल्मंथेज, और प्लेटीहेल्मंथेज के जंतु अंतःपरजीवी है, पूर्ण रूप से अंतःपरजीवी। इसमें आता है फीताक्रम और यकृत फ्लूक। इसी फीताक्रम को टीनिया सोलियम कहते हैं। यूपी कैडर ने लगातार अभी पिछले सालों में ये क्वेश्चन पूछे। फीताक्रम का जंतु वैज्ञानिक नाम है टीनिया सोलियम, और यकृत फ्लूक का जंतु वैज्ञानिक नाम है फैसियोला हेपेटिका। इसके बाद में स्कैरिस आता है, ये इसके हेल्मंथेज का प्रमुख जंतु है स्कैरिस। इसके हेल्मंथेज में आप सोच रहे होंगे कि एक ही नाम लिखा है, तो इसके हेल्मंथेज के संघ में एक जंतु आता है जिसका नाम है वाउचेरेरिया ब्रंकोफटाई। वाउचेरेरिया ब्रंकोफटाई इज द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलेरिया, यानी वाउचेरेरिया ब्रंकोफटाई वह जंतु है इसके हेल्मंथेज का, जिसे कि फाइलेरिया रोग का कारण माना जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला संघ है एनिलिडा। एनिलिडा के 2 जंतु हैं मुख्य रूप से, वो है पहला केचुआ, जिसका चैप्टर भी है हम लोगों के सिलेबस में, और केचुए को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। दूसरा इसका जंतु है जोंक। 2 जानकारी जोंक के लिए दे दें कि जोंक में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जोंक जो होता है
वो आगे से चिपकता है कि पीछे से चिपकता है। तो जोक में अग्र और पश्च दोनों तरफ के चूसक पाए जाते हैं। जोक दोनों तरफ से चिपक सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि केंचुए में देह खंडों की संख्या पूछता है, तो हम लोग कह देते हैं 100 से 120 देह खंड होते हैं। लेकिन जोक में देह खंडों की संख्या निश्चित है, अब ये निश्चित संख्या 33 है। इसके बाद में अगला संघ आता है आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के जो प्रमुख जंतु हैं इसमें कीट आते हैं, मकड़ी आती है, बिच्छू आते हैं, केकड़ा आते हैं। और इसके बाद में अगला संघ है मोलस्का, जिसके उदाहरण में घोंघा है, सीपी है। जिसके बाद में अगला संघ है इकाइनोडर्मेटा, और इस इकाइनोडर्मेटा में आता है स्टारफिश या तारामीन। इसके बाद में अगला उदाहरण है कार्डेटा के। अभी पहले भी बताया था कि कार्डेटा के प्रमुख उदाहरण में हम लोग प्रोटोकार्डेट पढ़ेंगे, जिनमें बैलेनोग्लासस, हर्डमानिया और एम्फिऑक्सस आता है। जिसके बाद में मछली आएगी, उभयचर आएंगे, सरीसृप आएंगे, पक्षी आएंगे, और इसके बाद में स्तनधारी आता है। तो इस प्रकार से हमने प्रयास किया कि आप लोग इसका चार्ट रफ पर बनाएंगे, 3 से 4 बार 6 बार, जब तक ये याद ना हो इसका चार्ट बनाया जाए। और याद इसी तरीके से करेंगे कि एक एक कॉलम ही याद करेंगे और इनके संघों को जो है मनन करेंगे साथ ही साथ कि कौन किस संघ का है। इस प्रकार से ये 10 संघों के कुछ लक्षण जो हैं ये बोर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाद जब संघ अलग अलग पढ़ाए जाएंगे तो उसके बारे में अलग विस्तृत जानकारी उनकी दी जाएगी। संघों के वर्णनों में आज के लिए इतना ही, संघों के वर्णनों में आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं इन संघों पर, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है जो बहुत बार पूछा गया, सिर्फ हर संघ से एक एक क्वेश्चन ही पूछेंगे। पहला है प्रोटोजोआ। कई बार पेपरों में पूछा गया कि बताएं प्रोटोजोआ का जगत क्या है। आप लोग ध्यान करें कि प्रोटोजोआ का जगत क्या है। तो हम बता रहे हैं कि प्रोटोजोआ का जगत प्रोटिस्टा है, जिसका प्रमुख लक्षण है कि संघ प्रोटोजोआ के समस्त जंतु एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है पोरीफेरा से। पोरीफेरा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार आया पेपर में, और यह है यूप्लक्टेला से। यूप्लक्टेला को वीनस फूलों की डलिया कहते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सीलंट्रेटा से, और सीलंट्रेटा में क्वेश्चन है हाइड्रा से। हाइड्रा का एक क्वेश्चन पूछा गया कि अंध आशय, इसको अंग्रेजी में ब्लाइंड सैक कहते हैं, कि अंध आशय पाया जाता है किसमें? हाइड्रा में। हाइड्रा किसका पाचन नहीं कर पाता है? स्टार्च का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्लेटीहेल्मिन्थीज से। प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक क्वेश्चन है जो बहुत बार हमने पहले भी बताया कि पेपर में पूछा गया था कि फीताक्रम का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये तो बता चुके हैं। लेकिन इसके साथ में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतुओं का उत्सर्जी अंग क्या है। तो ये इसका जो उत्सर्जन होता है वो ज्वाला कोशिका, ये ज्यादा याद रखेंगे, ज्वाला कोशिका या फ्लैम सेल उनको कहते हैं। इसके बाद में आता है एस्के हेल्मिन्थीज। एस्के हेल्मिन्थीज का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा बार पूछा गया होगा वो ये है, वो पूछते हैं कि शरीर में स्कैरिस की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो उसका नाम है एस्केरेसिस, जिसके उपचार पूछा जाता है। और इसके उपचार के लिए चीनोकोडियम के तेल या बथुए के तेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है एनिलिडा से, और केचुए का चूंकि पूरा चैप्टर है इसलिए एनिलिडा के बहुत सारे लक्षण केचुए में भी मिलेंगे। और यहां से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि संघ एनिलिडा के जंतुओं में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि संघ एनिलिडा ऐसे जंतु थे जिनमें पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र चालू हुआ। यहां पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेकिन आरबीसी इस संघ में नहीं है, और इसीलिए हीमोग्लोबिन इसके रुधिर प्लाज्मा में घुला है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा तो सबसे अच्छा और सबसे सरल क्वेश्चन यही है कि दिए गए इन 10 संघों में आर्थ्रोपोडा जंतु जगत के वर्गीकरण में सबसे बड़ा संघ है, और इसका वर्ग कीट या इंसेक्टा या हेक्सापोडा सबसे बड़ा वर्ग है। इसके बाद मोलस्का। मोलस्का का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया कि मोती किस संघ से प्राप्त होता है। मोती, ध्यान रखें कि मूंगा और मोती में अंतर होता है। मूंगा को कोरल कहते हैं, मोती को पर्ल कहते हैं। जो मूंगा होता है ये संघ सीलंट्रेटा में पाया जाता है,
जबकि मोती जो होता है वो संघ मोलस्का के पिंकटाडा वल्गेरिस नाम के जंतु से पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इकाइनोडर्मेटा से। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते, लेकिन इसका एक क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है कि पंचकोणीय अरीय सममित तथा जंतु केवल समुद्रीय है किस संघ में? तो इकाइनोडर्मेटा को टिक करेंगे। इसके बाद संघ कार्य का एक बड़ा भाग है जिसमें अलग अलग चीजों को पढ़ना होगा, लेकिन एक प्रश्न संघ कार्यता से भी ले लेते हैं और बहुत अच्छा प्रश्न वो रहेगा। उन्होंने कई बार पेपर में पूछा है कि संघ कार्यता में पक्षी है, स्तनधारी है, तो सरीसृप से एक क्वेश्चन पूछता हूं। सरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पर ये क्वेश्चन है कि सरीसृपों का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो सरीसृपों का स्वर्ण युग मीसोजोइक काल को कहा जाता है। सरीसृपों का स्वर्ण युग जो है उसको मीसोजोइक काल कहते हैं और सरीसृपों के अध्ययन की शाखा को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार से 10 संघों में से प्रयास किया गया कि एक एक प्रश्न यहां पर रखा जाए। सभी लोगों से यह निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को देखें, उसको लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के कमेंट में ही उस वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न पूछना चाहे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जब भी हम उसको देखेंगे तो उन प्रश्नों के जवाब तुरंत दिए जाएंगे। हो सकता है हम तुरंत ना देख पाए कि ऑफलाइन हो, लेकिन हम जब भी उसको देखेंगे तो उनके उत्तर जरूर आप तक उपलब्ध होंगे। आज के लिए इन संघों के वर्गीकरण में इतना ही और आप सभी लोगों को धन्यवाद।